हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, मैंने आपके लिए यहाँ पर टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लासेस स्टार्ट करी हुई है चंडीगढ़ टीजीटी के लिए। तो इसमें आज आपका जो नया टॉपिक रहने वाला है वो आपका टीचिंग एड्स रहेगा। शिक्षण सामग्री आप इसको कहते हो, टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स भी आप इसको बोलते हो, टीएलएम जिसको बोलते हो शॉर्ट फॉर्म में। शिक्षण सहायक सामग्री, शिक्षण अधिगम सामग्री, आप इनको कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो ये आज आपकी क्लास रहने वाली है और कंप्लीट इस टॉपिक को इस वीडियो में हम कंप्लीट कवर कर लेंगे और जो भी आपके क्वेश्चंस आते हैं वो यहाँ से आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्लास में जितनी भी आपके लिए लेकर के आ रही हूँ सभी को आपने अच्छे से देखना है और नोट्स जरूर बनाने हैं ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। ठीक है, हालांकि मैं जैसे ही आपका पेपर आएगा उसमें एक मैराथन क्लास ले आऊंगी जिसमें आपको कंप्लीट जो है फटाफट से उसमें एक रिवीजन टाइप में आपको दे दूंगी, लेकिन फिलहाल के लिए अपने नोट्स आप जरूर बनाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो टीचिंग एड्स की अगर बात करें तो टीचिंग एड्स होते क्या हैं? देखिए, क्लासरूम में आप एज ए टीचर जब अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, जब आप अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे या फिर क्लासरूम में जब टीचर पढ़ाता है तो ना सिर्फ वो किताबी चीजें पढ़ करके बच्चे को बताता है, लेकिन जिन मटीरियल्स का, जिन चीजों का इस्तेमाल वो अपने शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए करता है वो टीचिंग लर्निंग मटीरियल्स कहे जाते हैं। ठीक है, ऐसे एड्स जिनको अपनी टीचिंग को, एक्टिविटीज को इफेक्टिव बनाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री कहा जाता है। ठीक है, टीचिंग मटीरियल्स, टीचिंग एड्स, आप कुछ भी कह सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं लूं तो मैंने यहाँ पर आपके लिए लिया भी है। जैसे मान लो मुझे अपने क्लासरूम में पार्ट्स ऑफ फ्लावर के बारे में बताना है, यानी कि फूल के डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, क्या क्या फूल के अंदर प्रेजेंट होता है, उसका पत्ती वाला पार्ट अलग होता है। ठीक है, उसके अंदर जो है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो कि पॉलिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो कि रिप्रोडक्शन कहा जाता है फ्लावर में। तो ये अगर मुझे टॉपिक अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाना है तो एक तो तरीका हो कि मैं जो क्लासरूम में जो बुक वगैरह है वहां से पढ़ के बच्चों को बता दूं। ठीक है, एक मैं क्या करूं कि एक फ्लावर ही ले आऊं मैं किसी भी प्लांट का और उसमें बच्चों के सामने उनको विजिबल करके मैं उनको बताऊं कि ये वाला जो पार्ट है वो पत्तियां कहा जाता है। ठीक है, जैसे ये फ्लावर का ये वाला पार्ट है उसको पेटल कहा जाता है, ये ग्रीन वाले पार्ट को सेपल कहा जाता है, ये बीच वाला जो पार्ट है ये आपका फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये वहां पर जो ये पाइप के साथ है ये आपका क्या है, ये आपका स्टेमन पार्ट बोला जाता है। ऐसे करके मैं अगर बच्चों को समझाऊं तो उनको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा, है ना। जब वो खुद से प्रत्यक्ष रूप से उस चीज को देखेंगे जो वो पढ़ रहे हैं तो वो बच्चे अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये मैंने क्या किया है, एक तरीके से मेरा ये टीएलएम ही है कि भाई मैं टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए अब क्या ले आई हूँ, एक मतलब डायरेक्ट में एक फ्लावर ही ले आई हूँ। तो ये किस में काउंट होगा? ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल में काउंट होगा। अगर मुझे पत्ती के बारे में बताना है, ठीक है, लीव्स के बारे में अगर मुझे अपने बच्चों को बताना है तो मैं उनको ऐसे बता करके भाई ऐसे ऐसे होता है इनके अंदर, तो मैं उनको बताऊं कि ये भाई पेटियोल पार्ट कहा जाता है, ये लेमिना पार्ट कहा जाता है, और एक मैं पत्तियां ही लेकर के आ जाऊं क्लास में तो मैं उनको डायरेक्ट दिखा सकती हूँ कि भाई ये जो पार्ट है ये आपके वीन्स कहे जाते हैं, ये मिडरिप कहा जाता है जो बीच वाला पार्ट है। ठीक है, तो ये क्या चीजें हैं, ये आपकी टीचिंग लर्निंग मटेरियल के तौर पर आप क्लास में क्या करते हो, इस्तेमाल करते हो। ठीक है, कोई भी चार्ट हो गया, कोई पिक्चर्स के थ्रू आप अपने बच्चे को समझा रहे हो, मॉडल के थ्रू बता रहे हो, कोई प्रोजेक्ट बनवा रहे हो उनसे, तो वो सभी क्या है, वो सभी क्या है, आपके टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो इनको हम और नाम से भी जानते हैं, इनको इंस्ट्रक्शनल मटेरियल भी कहा जाता है, निर्देशात्मक सामग्री इनको कहा जाता है। साथ साथ इनको ऑडियो विजुअल एड्स या फिर मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री भी इनको कहा जाता है। तो नाम ध्यान में रखेंगे, टीचिंग एड्स हो, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स हो, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीएलएम कह देते हैं, इंस्ट्रक्शन मटेरियल और ऑडियो विजुअल एड्स, ये सभी एक ही नाम है। ठीक है, तो आगे कोई भी नाम आएगा तो उसमें कंफ्यूज ना होइएगा, ज्यादातर आपको देखने को मिलता है टीचिंग एड्स और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब ये होते कितने टाइप्स के हैं ये भी हमें पता होना चाहिए, लेकिन उससे पहले जो इसका साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट है वो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि भाई शिक्षण सामग्री, सहायक सामग्री प्रयोग करने का मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या है, कि हम क्यों इसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसका मनोवैज्ञानिक पक्ष क्या कहता है कि जो भी हम चीज लर्न करते हैं ना, जो भी हम चीज सीखते हैं उसका 1% हम किससे सीखते हैं, जब हम टेस्ट करते हैं किसी भी चीज को तो हम 1% ही सीख पाते हैं। जब हम उसको टच करते हैं तो उसको हम 1.5% सीख पाते हैं। जब हम उसको स्मेल करते हैं तो हम सिर्फ 3.5% सीख पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम उसको सुनते हैं, हियर करते हैं किसी भी चीज को, तो हम उसको 11% जो है वो सीख पाते हैं। 83% जो कि रिमेनिंग है वो सबसे ज्यादा है, वो हम कैसे सीख पाते हैं, जब हम प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली उस चीज को देखते हैं, उसे ऑब्जर्व करते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं आपका बताता है कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल की क्लासरूम में रिक्वायरमेंट है, ताकि बच्चे की जो लर्निंग है वो प्रभावी हो जाए, इफेक्टिव हो जाए, बच्चा लंबे समय तक चीजों को याद कर पाए। ठीक है, तो ये क्या है, मनोवैज्ञानिक पक्ष है। इसके अलावा टीएलएम की बहुत सारी डेफिनेशंस है जो बहुत सारे विद्वानों के द्वारा दी गई है, ये भी आप ध्यान में रख लीजिए, बिकॉज पूछ लिए जाते कई बार। ठीक है, तो इतनी मेहनत यहाँ तक कर रहे हो तो थोड़ा बहुत और यहाँ तक कर लेते हैं। तो कुछ डेफिनेशन है टीचिंग एड्स की, श्रव्य दृश्य सामग्री, कुछ परिभाषाएं हैं, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा, जिनको मैं आपके सामने रख देती हूँ। तो पहली जो डेफिनेशन है वो डेंट ईसी के द्वारा है। ये कहता है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो एक कंप्लीट मटेरियल है। ठीक है, एक ऐसी सामग्री है which helps to understand the written और oral subject matter in classroom। आपकी क्लासरूम में जो रिटर्न में चीज है और जो आपका सब्जेक्ट मैटर है उसको कंप्लीट अंडरस्टैंड करने में बच्चे को हेल्प करता है। तो ये कंप्लीट मटेरियल है, कहीं ना कहीं आपका जो शिक्षण है उसको पूरा करने का काम करता है टीएलएम। ठीक है, इससे बच्चे को ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो टीचिंग की सिचुएशंस जो है उसमें क्या करता है, ये एक सब्जेक्ट मैटर है जो कि कंप्लीट तौर पर क्या है, बच्चे को हेल्प करता है। ठीक है, सेकंड बर्टन के द्वारा डेफिनेशन दी गई है कि ऑडियो विजुअल एड्स जो है वो सेंसरी ऑब्जेक्ट्स या फिर इमेजेस होती है जो सीखने को इनिशिएट करती है, यानी कि अधिगम को प्रारंभ करती है, स्टार्ट करती है, स्टिमुलेट करती है यानी कि उसको प्रेरित करती है, और कहीं ना कहीं सीखने को रीइंफोर्स करती है। बच्चे के अंदर पुनर्बलन की जो भावना है वो कहीं ना कहीं बढ़ाती है, बच्चा उससे और भी ज्यादा सीखता है, वो इंटरेस्ट लेता है। ठीक है, उसका मन करता है कि वो चीजें करे। ठीक है, तो ये क्या है भाई, मैंने क्या बताया आपको कि पार्ट्स ऑफ प्लांट के लिए अगर मैं फ्लावर ले आऊं तो बच्चे के मन में कहीं ना कहीं क्या होगा, थोड़ा एक्साइटमेंट होगा ना बच्चे को, वो बोरियत फील नहीं करेगा। नेक्स्ट टाइम कुछ भी उसके सामने क्वेश्चन आएगा उसके दिमाग में वही इमेजेस आएंगी कि हाँ मैडम ने ऐसे दिखाया था, ये पेटल पार्ट्स है, ये सेपल पार्ट्स है, साइड वाले जो है वो फिलामेंट कहे जाते हैं, एंथर स्टेमन वाला पार्ट है। ठीक है, तो इससे बच्चा इजिली रिलेट कर पाएगा। ठीक है, थर्ड जो डेफिनेशन है वो एडगर डेल के द्वारा दी गई है। ऑडियो विजुअल एड्स आर दोज डिवाइसेस बाय द यूज ऑफ विच कम्युनिकेशन आइडियाज बिटवीन पर्सन एंड ग्रुप्स इन वेरियस टीचिंग एंड ट्रेनिंग सिचुएशंस इज हेल्प्ड। यानी कि यहाँ पर कहा गया है कि जो कम्युनिकेशन हो रहा है, भाई टीचर है, टीचर के साथ ग्रुप्स पे कौन है, बच्चे हैं, उनके बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसको क्या करता है, और भी ज्यादा फर्दर हेल्पफुल बनाता है, उसको और भी ज्यादा समझाने की कोशिश करता है। इसके अलावा इन्होंने कहा है कि जो टीचिंग एड्स हैं इनको मल्टी सेंसरी मटेरियल्स इन्होंने कहा है, बहुसंवेदनशील सामग्री जो है किन्होंने कहा है, तो आप ध्यान में रख लेना, एडगर डेल ने कहा है। ठीक है, तो ये डेफिनेशन है, इतनी ज्यादा जरूरी नहीं है बट पूछ ली जाती है कई बार, तो मैंने आपके सामने ये रख दी है ताकि दिक्कत ना हो आपको, बस एक बार नजर मार लेना। तो ऑडियो विजुअल एड्स आर एनीथिंग बाय मींस ऑफ व्हिच लर्निंग प्रोसेस में बी एनकरेज्ड। मतलब ये ऐसी चीज होती है जिससे आपका जो अधिगम की जो प्रक्रिया है उसको आप प्रोत्साहित कर सकते हो, उसको आप एनकरेज कर सकते हो। ठीक है, कैरिड थ्रू द सेंस ऑफ हियरिंग एंड सेंस ऑफ साइट, मतलब सुन करके और देख करके। तो जब भी हम ऑडियो विजुअल एड्स की बात करते हैं तो ये आपका दो चीजों से मिलकर के बना है, एक आपका ऑडिटरी पार्ट, ऑडियो पार्ट, एक आपका विजुअल पार्ट। ठीक है, तो उसी से ही आपका मिलके बना हुआ है। तो टाइप्स की अगर बात करें तो टीचिंग एड्स मेनली 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, मुख्य रूप से 3 तरीके के होते हैं, वैसे तो एनसीईआरटी में अलग तरीके से बताया गया है। ठीक है, तो मुख्य रूप से अगर बात करें तो 3 तरीके से होते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। एक है आपका ऑडियो एड्स, देखो ऑडियो विजुअल एड्स हम इसको कह रहे हैं टीचिंग एड्स। तो एक आपका ऑडियो एड्स हो गया, एक आपका विजुअल एड हो गया, और एक आपका ऑडियो विजुअल, दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो श्रव्य सामग्री, दृश्य सामग्री विजुअल एड्स हो गए हैं, और ऑडियो विजुअल मतलब श्रव्य दृश्य सामग्री। ठीक है, इनको अगर मैं समझाऊं तो ऐसे एड्स जो बच्चे को सुन करके हेल्प करते हैं, मतलब बच्चा उनको देख नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, अपने कानों से सुनता है, तो ऐसे एड्स क्या होते हैं, वो ऑडियो होते हैं। और ऐसे एड्स जो बच्चा देख करके अपनी लर्निंग कर रहा है, देख करके बच्चा कहीं ना कहीं चीजों को समझ रहा है, वो आपके विजुअल होते हैं। और ऐसे एड्स जिनको बच्चा सुन भी सकता है और जिनको बच्चा देख भी सकता है, वो आपके ऑडियो विजुअल एड्स कहे जाते हैं। ठीक है, तो एक चार्ट टाइप मैंने आपके लिए यहाँ पर बनाया है, तो मैंने कंप्लीट इसमें आपको सारी चीजें डिस्क्राइब कर दी है। इस चार्ट को आपने जरूर अच्छे से ध्यान में रख लेना है, बिकॉज ये चार्ट बहुत जरूरी है। क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ लिया जाता है, आपको दे देंगे कोई भी एक एड और ये पूछ लेंगे आपसे कि ये कौन सा एड है, या फिर आपको दे देंगे इसमें कि उसमें ये पूछ लेंगे कि भाई ये जो एड है वो ऑडियो है, विजुअल है, कौन सा है, मतलब ठीक है वो
पूछ लेते हैं उसमें, या फिर कौन सा नहीं है। तो ये ध्यान में जरूर रख लेना। बहुत सारे हैं वैसे तो, बट मेनली मैंने सारी चीजें यहाँ पर आपके लिए कवर कर दी है। 3 तरीके से डिवाइड होता है, एक ऑडियो है, दूसरा विजुअल है और तीसरा ऑडियो विजुअल एड है। ठीक है, तो ऑडियो के अंदर जब भी बात करते हो तो एक आपका रेडियो आ जाता है। भाई रेडियो क्या है, रेडियो को आप सुनी तो सकते हो, रेडियो के अंदर कोई भी चीज आप एक कैसेट के फॉर्म में डाल देते हो। ठीक है, तो वो अगर बच्चों के सामने आप रेडियो कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, मान लो आपको अपने रेडियो से क्या होता है भाई, जो बच्चों का फोकस है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होता है, ध्यान से सुनेंगे बच्चे तभी तो समझ में आएगा। तो आप किसी की भी जीव नहीं रख सकते हो बच्चे के सामने, वो उनको सुन रहे हैं, लैंग्वेज के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हो, बच्चे का वहां पर वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो सकता है। ठीक है, तो रेडियो इसमें आ जाता है। ग्रामोफोन, ग्रामोफोन भी इसका एग्जांपल है। टेप रिकॉर्डर, टेलीफोन, लैंग्वेज लेबोरेटरी, भाषा प्रयोगशाला, इनको नीचे में एक एक करके अच्छे से समझाऊंगी, तो अभी दिक्कत मत लेना। विजुअल की बात करें तो विजुअल आपके 3 तरीके के होते हैं, एक होता है प्रोजेक्टेड, एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड और एक होता है प्रिंट फॉर्म में। ठीक है, प्रोजेक्टेड वो होता है जो आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर देते हो, है ना। आपने देखा होगा ना क्लासरूम में, आप कभी कॉलेज में गए होंगे तो आपके सामने बहुत सारे टीचर्स ने पीपीटीज वगैरह रखी होगी जो आपके बोर्ड पर डिस्प्ले होती है, तो वो क्या है, वो प्रोजेक्टेड होते हैं। ठीक है, जिसमें आपके ये सारे एग्जांपल हैं, इनको ध्यान में रख लेना। एक होता है नॉन प्रोजेक्टेड जो डिस्प्ले नहीं होता है, इसमें आपके 2D आ जाते हैं और 3D, 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। ठीक है, त्रिआयामी या द्विआयामी इनको आप हिंदी में बोल सकते हो। तो ये आपको ध्यान में रख लेने हैं, इनको कर लेना। 2D 3D कौन से होते हैं और प्रिंट फॉर्म में कौन से होते हैं, जैसे मैगजीन आपका प्रिंट फॉर्म में होता है, पुस्तिका वगैरह, टेक्स्ट बुक होती है, बुक्स होते हैं, न्यूज़पेपर होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, ये सभी आपके प्रिंट फॉर्म में होते हैं। फिर आते हैं आपके ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब जिनको आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। टेलीविजन के अंदर आप सुनते भी हो, देखते भी हो, वीडियो टेप्स के अंदर आप सुनते भी हो, देखते भी हो। ठीक है, फिल्म वगैरह डिमॉन्स्ट्रेशन अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो भी आपका आप देख भी रहे हो, सुन भी रहे हो। कंप्यूटर, वीडियो डिस्क, ये सभी किसके एग्जांपल है, ये सभी आपके ऑडियो विजुअल एड्स के एग्जांपल है। ठीक है, तो ये टेबल आप एक बार ध्यान में रख लेना। अब बात करते हैं एक एक करके, इनको देखेंगे अच्छे से। फर्स्ट आपका आ जाता है ऑडियो एड्स, और ऑडियो एड्स के अंदर क्या है, सिंपली कि ऐसे मटेरियल, ऐसे सपोर्टिंग मटेरियल जो क्लासरूम में कोई भी टीचर इस्तेमाल करता है, जिनको सिर्फ और सिर्फ सुना जा सकता है, सिर्फ और सिर्फ उसको हम सुन सकते हैं। ठीक है, उसको सुन सकते हैं और इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं अपने मटेरियल को, वो क्या है, वो आपके ऑडियो एड्स कहे जाते हैं। तो इसके अंदर जो आपके आ जाते हैं वो यहाँ पर मैंने आपके लिए एग्जाम्पल रख दिए सारे, जिसमें एक है आपका रेडियो। रेडियो मैंने आपके सामने आपको अभी बताया, ठीक है, जिससे आपका फोकस भी बढ़ता है, बच्चे का जो कंसंट्रेशन है वो यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, टेप रिकॉर्डर हो गया। टेप रिकॉर्डर में क्या होता है बेसिकली कि उसमें कुछ भी रिकॉर्डेड टाइप फॉर्मेट होता है जो बच्चों को आप सुनाते हो, इसमें बच्चों को आप कुछ भी चीजें डाल सकते हो। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आप डाल सकते हो। ग्रामोफोन है, तो ये आप ग्रामोफोन यहाँ पर देख पा रहे हो, तो इसका इसमें भी क्या है, बच्चा एक बेसिकली सुनता ही है। ठीक है, टेलीफोन क्या है, टेलीफोन में जब भी कोई कॉल वगैरह आती है तो आप सुनते ही हो, तो ये भी आप हियरिंग पर्पस के लिए है। लैंग्वेज लेबोरेटरी यानी कि भाषा प्रयोगशाला आप इसको हिंदी में बोलते हो, जैसे आपको यहाँ पर पिक्चर से मैंने समझाने की कोशिश करी है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि जैसे बच्चे ना ये हेडफोन वगैरह लगा के रखते हैं, तो इसमें मान लो अगर किसी बच्चे को कोई लैंग्वेज समझानी है, फॉरेन लैंग्वेज समझानी है, तो फॉरेन लैंग्वेज के लिए बच्चों को बोलनी भी तो आनी चाहिए ना, उसका एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी तो बच्चे को आना चाहिए। तो यहाँ इस हेडफोन में टीचर वहां से एक्सेस रखती है और सबको एक लैंग्वेज, मतलब यहाँ पर बच्चा सुनता रहता है और उससे बच्चे का प्रोनाउंसिएशन भी सही होता है और बच्चा समझता भी है चीज। ठीक है, तो ये क्या है, ये लैंग्वेज लेबोरेटरी है। ठीक है, भाषा के लिए आमतौर पर हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके ऑडियो एड्स हो गए। दूसरा है विजुअल एड्स, मतलब ऐसे एड्स जिनको आप सुनते नहीं हो बल्कि सिर्फ और सिर्फ देखते हो। ठीक है, आप क्या करते हो, सीन करते हो, आप हर्ड नहीं करते हो, सुनते नहीं हो। ये विजुअल मटेरियल्स होते हैं, 2 तरीके के होते हैं, एक प्रोजेक्टेड और एक नॉन प्रोजेक्टेड। जैसे मैंने आपके साथ ऊपर बताया, जो आप स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर सकते हो, जिसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है, वो आपके प्रोजेक्टेड होते हैं, और जिसके लिए आपको नहीं होती इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट, वो आपके नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स होते हैं। ठीक है, तो प्रोजेक्टेड के बारे में मैंने बता दिया, सिंपली हम इसके एग्जांपल्स तक बढ़ जाते हैं, जिसमें एक है आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर, जिसको आप OHP भी ऐसे शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिल सकता है, OHP। जैसे आपको यहाँ पर लिख के दिखाया मैंने, OHP ही है ये,
ठीक है, डायग्राम के थ्रू शायद आप समझ पाए। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो भी पीपीटी टाइप होता है कुछ भी है वो आपको यहाँ पर ऐसे ना डिस्प्ले कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका ओवरहेड प्रोजेक्टर है जिसको आप देख सकते हो। ठीक है, साउंड नहीं होती है, सिर्फ वो आप देख सकते हो, टीचर आपको एक्सप्लेन कर सकता है। स्लाइड प्रोजेक्टर है, यहाँ पर आपको स्लाइड प्रोजेक्ट दिखाया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि वो छोटे छोटे कार्ड्स जो है इसके अंदर डालते हैं और फिर वो उसको पूरा मैग्नीफाइंग करके मतलब एक लार्ज इमेज बना करके आपको दिखाता है। ये आपके स्लाइड प्रोजेक्टर है। दूसरा है एलसीडी, ये बेसिकली ना मॉडर्न फॉर्म आप कह सकते हो। ठीक है, आधुनिक रूप आप इसको कह सकते हो किसका, ओएचपी का और स्लाइड प्रोजेक्टर का। इसका काम भी यही है कि वो स्क्रीन को डिस्प्ले करने का काम करता है, जो भी आपके मटेरियल वगैरह सब कुछ। ठीक है, फिर आ जाती है आपकी फिल्म स्ट्रिप। वो एलसीडी प्रोजेक्टर था, अब आ जाती है आपकी फिल्म स्ट्रिप। फिल्म स्ट्रिप के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप बहुत सारे मतलब फोटोज वगैरह ना उसको अरेंज करके चलाते हो स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, ताकि बच्चे वहां पर देख पाए। एपीडायस्कोप आप यहाँ पर देख सकते हो, ये बहुत ही पुराना टाइप है ना, पहले इस्तेमाल होता था एपीडायस्कोप। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो कि जो भी कुछ मैसेज वगैरह कुछ रिटर्न में है, कुछ फोटो वगैरह, उसका एक बड़ी तस्वीर करके दिखाई जाती है। और ये मैजिक लैंटर्न है, ये बहुत काफी पुराना है, पहले के टाइम पे इसको इस्तेमाल करते थे। सभी का मकसद क्या है, प्रोजेक्ट करना है चीजों को। ठीक है, तो ये सभी क्या है आपके प्रोजेक्टेड थे। नेक्स्ट से बढ़ जाते हैं नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स, जिनको आप प्रोजेक्ट नहीं कर सकते वो नॉन प्रोजेक्टेड होता है। ये आपके दो होते हैं, एक होता है टू डायमेंशनल जिसको आप द्विमीय सामग्री कहते हो या फिर द्विआयामी सामग्री कहते हो। 3 डायमेंशनल 2D और 3D से आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, 2D का मतलब क्या होता है भाई, आपने ये 2D 3D तो आप सभी को पता ही होगा। 2D का मतलब वो मतलब सिर्फ लेंथ और विड्थ, और ये नहीं पूछा जाएगा कि इसमें क्या लेंथ विड्थ जो भी होते हैं, ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, आपको बस इतना ध्यान में रखना है 2D कौन से होते हैं। जैसे चार्ट हो गया, डायग्राम हो गया, तो ये आपके 3D नहीं होते ना, ये आपके 2D ही तो होते हैं। ठीक है, चार्ट हो गई, चार्ट के माध्यम से आप क्लासरूम में कुछ भी समझ रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपके सामने अभी क्या डिस्प्ले करा है, मैंने यहाँ पर आपके सामने ऑडियो विजुअल एड्स यहाँ पर रखे। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में ऐसे डिवाइड कर दिया, जिसमें एक आपका ऑडियो था, एक आपका वीडियो था और एक आपका ऑडियो वीडियो था। ठीक है, फिर इसको मैंने 2 पार्ट में ऐसे डिवाइड, तो मैंने ये क्या किया, एक तरीके से फ्लो डायग्राम बनाने की कोशिश करी है। ठीक है, फ्लो डायग्राम बना करके चार्ट टाइप बना करके आपको समझाया है। तो इससे क्या होगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आपके दिमाग में वो एक पिक्चर बैठ जाएगी कि हाँ ऐसे हमने पढ़ा था, और आपको एकदम से वो याद आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है भाई, ये एडी तो मैंने इस्तेमाल किया है और मैंने क्या किया है, तो चार्ट और डायग्राम के माध्यम से आप पढ़ा सकते हो। चौक बोर्ड के मतलब आप इसमें कह सकते हो जो आपका ब्लैक बोर्ड है, या फिर आप इसको व्हाइट बोर्ड कह सकते हो। ठीक है, इनका इस्तेमाल आप करते हो कोई भी चीज आप समझाने के लिए, जैसे मैथ्स तो मैक्सिमम हम समझाने के लिए इनका इस्तेमाल करते ही हैं। पोस्टर के माध्यम से, बुलेटिन बोर्ड होते हैं जो आपका सूचना पट जिसको कहते हैं ना, स्कूल में होता था ना, एक मेन बोर्ड होता था, कोई भी एक्टिविटी होती थी तो उसके ऊपर पोस्टर मतलब एक नोटिस टाइप चिपका दे, कोई छुट्टियां होती थी तो उस पे चिपका देते थे, कोई एक्टिविटी करनी होती थी, हाउस वगैरह कोई एक्टिविटी हो तो उस पे लगा देते थे, तो वो बुलेटिन बोर्ड है। ठीक है, जिसके ऊपर आपकी बेसिकली सारी सूचनाएं वगैरह लगती थी। बुक्स और मैगजीन हो गया, ये 2D है, सारी है तो विजुअल ही। ठीक है, देखने वाली है, और ये विजुअल में कितनी कौन सी है, नॉन प्रोजेक्टेड है, और नॉन प्रोजेक्टेड में भी कौन सी है, 2D है। ठीक है, ग्राफ हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया और स्केचेस हो गया। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। नेक्स्ट है 3 डायमेंशनल आप ध्यान में रखेंगे, इसमें इतना डीप में नहीं जाना है, बस आप इतना ध्यान में रखो 3 डायमेंशनल में कौन सा होता है। एक होता है मॉडल होता है, एक ग्लोब होता है। अभी मॉडल क्या होता है, मॉडल तो आप सभी को पता होगा क्या होता है। ग्लोब क्या होता है, मतलब हम पूरा जो 3D होता है ना, पूरा गोल ग्लोब होता है जिसके ऊपर पूरा आपकी अर्थ जो है वो दिखाई जाती है, जिसमें आपके सारे कॉन्टिनेंट्स वगैरह सब कुछ आपका दिखाया जाता है, तो वो ग्लोब पार्ट हो गया। ठीक है, मॉडल पार्ट, ये सब 3D होते हैं। स्पेसिमेन आप बोल सकते हो किसी भी चीज का प्रतिरूप, एक छोटा प्रतिरूप। आप कोई भी चीज पढ़ाना चाहते हैं तो उसका एक छोटा सा प्रतिरूप क्या बोला जाता है, स्पेसिमेन बोला जाता है। ठीक है, आप इसको टाइप ऑफ नमूना आप इसको कह सकते हैं, मतलब छोटा रूप उसका जिसका, तो वो आपका 3D फॉर्म में ही आता है। ठीक है, नेक्स्ट है रीलिया मतलब क्या है कि आप कोई भी चीज अगर पढ़ा रहे हो, जैसे मैंने आपके लिए यहाँ पर एग्जांपल के तौर पर लिया है कि मैंने फ्लावर का जो है पूरा एक तरीके से पिक्चर टाइप आपके लिए इस्तेमाल किया, तो ये क्या है, ये आपका रीलिया ही है, मतलब एक तरीके का स्पेसिमन ही है। ठीक है, नमूना ये किसी भी चीज का समझाने के लिए। डायग्रामा क्या होता है कि आप इसको कह सकते हो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट।
ठीक है, जैसे आपके लिए मैंने यहाँ पर नीचे फिगर के तौर पर लगा दिया है ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये होता है डायरेमास। और फिर अगर पपेट की बात करें तो बच्चों को समझाने के लिए बेसिकली इसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं कि मान लो अगर कोई भी स्टोरी वगैरह समझानी है, कोई कुछ भी ऐसी चीज बतानी, तो उसके लिए हम पपेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे इन्होंने यहाँ पर कर रखा है। ठीक है, तो इससे बच्चा क्या होता है, बच्चा एंटरटेनमेंट भी होता है उसको एंजॉय भी करता है और उसके दिमाग में वो चीजें लंबे समय तक बैठ भी जाती है। ठीक है, तो ये पपेट हो गया। थर्ड है ऑडियो विजुअल एड्स, हमारा थर्ड टाइप का आ गया जो कि मेन है आपका। और ये है आपका कि इसमें क्या है, बच्चा सुनता भी है, जो आप TLM यूज करें उसको सुनता भी और उसको देखता भी है। ठीक है, कैन बी सीन एंड हर्ड, सुना भी जा सकता है और उसको देखा भी जा सकता है। तो कई बार तो क्वेश्चन काफी इजी आ जाते हैं क्योंकि आपको पता रहता है कि क्या आप चीज सुन सकते हो, क्या आप चीज देख सकते हो। अगर इसमें मैं बताऊं कि जैसे टेलीविजन है, इसमें टीवी है, ठीक है, टीवी आप सुन भी सकते हो, देख भी सकते हो। कंप्यूटर भी सेम है, स्मार्टफोन है, वीडियो टेप्स है, डिमॉन्स्ट्रेशन है। डिमॉन्स्ट्रेशन को आप कह सकते हो काइंड ऑफ प्रदर्शन। ठीक है, जैसे आप लेबोरेटरी में अगर जाते हो, कोई भी चीज अगर बच्चों को परफॉर्म करके दिखा रहे हो, आप अगर डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखा रहे हो, तो वहां पर क्या है, बच्चे देख भी रहे हैं, बच्चे सुन भी रहे हैं। ठीक है, फिल्म और वीडियो डिस्क इसके एग्जाम्पल है, तो ये चीजें भी आप ध्यान में रख लेंगे। हमने यहाँ पर तीनों तरीके के कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, प्रोजेक्टेड, नॉन प्रोजेक्टेड जो कि विजुअल के पार्ट है वो भी कर लिया, 2D 3D किसमें आता है वो भी कर लिया। ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक्स देख लो एक बारी, टीचिंग एड्स की क्या क्या विशेषताएं हैं, बिकॉज आपसे कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो उठा के दे देता है, तो वो यहाँ पर मैंने उनको इंक्लूड किया है। टीचिंग लर्निंग को प्रभावी बनाने के लिए, शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाने में हेल्पफुल है आपके टीचिंग लर्निंग एड्स। एक लर्निंग एनवायरनमेंट यहाँ पर क्रिएट करता है, ये सीखने का एक वातावरण यहाँ पर क्रिएट करता है टीचिंग लर्निंग मटीरियल। ठीक है, बच्चे यहाँ पर एक्टिव होते हैं और डिसिप्लिन में रहते हैं। ठीक है, सक्रिय और अनुशासित रहते हैं, बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव होता है, देखता है, सुनता है, समझता है। ठीक है, तो सिर्फ मतलब इसमें बोर नहीं होता कि यहाँ पर टीचर आई और सिर्फ नोटबुक से बोल के चली गई या फिर चला गया। तो इसमें क्या है, बच्चा पूरी तरीके से एक्टिव होता है, समझता है चीजों को। कॉम्प्लेक्स मैटर को बहुत ही आसानी से सुलझाया जा सकता है। ऐसी चीजें जो बच्चों को नहीं समझ में आ सकती है बिना TLM के, वो बहुत ही अच्छी तरीके से आसानी से बच्चे को समझ में आ सकती है इनके माध्यम से, बस हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए है। थ्रू दिस एक एनवायरनमेंट फुल ऑफ एंथुजियाज्म और इंटरेस्ट क्लास में क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। क्लास में उत्साहपूर्ण और रुचिपूर्ण वातावरण यहाँ पर क्रिएट हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है कि जहां एक चीज आप पूरा बुक से पढ़ के बता रहे हो और वही एक चीज आप एक ऐसी चीज इस्तेमाल करते हो, बता रहे कि बच्चा बहुत अच्छी तरीके से समझ रहा है, रिलेट कर पा रहा है चीजों को, तो इससे बच्चा उत्साह से भी भर जाता है, उसका पढ़ने का भी मन करता है। विद द हेल्प ऑफ टीचिंग एड्स, टीचिंग प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू इट्स लर्निंग टीचिंग प्रोसेस। मतलब क्या है, एक स्थायित्व प्रदान करता है, स्टेबिलिटी बच्चे को यहाँ पर प्रदान करता है, उसको दिक्कत नहीं होती, वो फिर समझने लगता है चीजों को। ठीक है, और कभी ना भूलने वाली ये प्रक्रिया है। इट इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द टीचिंग प्रोसेस फ्रॉम, ये ध्यान में रखो कि इसमें क्या है, बच्चा एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट जा रहा है। कंक्रीट क्या होता है भाई, कंक्रीट होता है मूर्त रूप से, मतलब जो बच्चा देख सकता है, टच कर सकता है, छू सकता है, जो उसके सामने है, वो कंक्रीट फॉर्म में होता है। और एक है एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में, मतलब जो कल्पना में ही, आप सिर्फ बच्चा कल्पना कर सकता है, देख नहीं सकता उस चीज को। ठीक है, तो TLM क्या करते हैं कि जहां बच्चा एक काल्पनिक रूप में चल रहा था कि अच्छा ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे हो सकता है कि हाँ मैडम ने बताया है कि फ्लावर में तो ये होता है, रिप्रोडक्टिव पार्ट में मेल ये है, फीमेल ये है, एक तो वो इमेजिन कर ले, एक उसके सामने आप फ्लावर को ले आओ, या फिर कोई फ्लो चार्ट आप उसके लिए ले आओ, या फिर कोई ऐसा डायग्राम ले आओ जिसमें क्लियरली सारी चीजें मेंशन हो। ठीक है, तो वो क्या है, कंक्रीट फॉर्म में, अब बच्चा उसको फील कर सकता है, उसको देख सकता है, समझ सकता है। तो एब्स्ट्रैक्ट टू कंक्रीट यहाँ पर आपकी जो लर्निंग है वो होती है। ठीक है, ये जरूर ध्यान में रखना, ऐसे उलझा देगा आपको। ठीक है, तो ये पता रहना चाहिए। सभी IQ वाले बच्चे के लिए बेनिफिशियल है ये चीजें। ठीक है, सभी IQ वाले बच्चे यहाँ पर समझ सकते हैं। नॉलेज कैन बी गिवन टू स्टूडेंट्स इन लेस टाइम, बहुत ही कम समय में आप बढ़िया जो ज्ञान है बच्चे को यहाँ पर दे सकते हो। अब कुछ ऐसी भी बातें हैं जो इन TLM को इस्तेमाल करते हुए टीचर को ध्यान में रखनी चाहिए है, और वो कौन कौन सी बातें हैं कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना चाहिए। पहली चीज ये है कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उनके लेवल, एज और अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग आपका TLM होना चाहिए। ठीक है, यानी कि उनकी अनुभव के अकॉर्डिंग, उनकी समझ के अनुसार, उनकी आयु के अनुसार, उनकी रुचि के अनुसार होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मैंने आपके लिए फ्लावर चार्ट लिया भाई, इसमें यहाँ पर अगर मान लो छोटे बच्चे के सामने मैं रख दूं इसको, तो वो क्या समझ पाएगा इस चीज को। मैं उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ही तो चीजें लेकर के आऊंगा ना। मेरे को पता रहता है कि भाई अच्छा मैं जिन बच्चों को पढ़ा रही हूँ वो किस हद तक समझ सकते हैं, तो मैं TLM ऐसा ही इस्तेमाल करूँ जो वो समझ पाए, जो उनके एज के अकॉर्डिंग हो।
ठीक है, तो पहली बात टीचर को ये ध्यान में रखनी चाहिए। दूसरी क्या है, शुड बी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट और टॉपिक। जो आप पढ़ा रहे हो ना उसके अकॉर्डिंग ही आपका टीएलएम होना चाहिए, ऐसा नहीं कि इधर उधर जा रहा है। शुड बी एबल टू मोटिवेट, और ऐसा टीएलएम होना चाहिए जिससे बच्चे प्रेरित हो, बच्चे मोटिवेट हो, वो दुगना उलझ ना जाए उस चीज में। ठीक है, आपकी जो चीज है वो चार्मिंग होनी चाहिए, आकर्षित होनी चाहिए, पर ज्यादा नहीं, मतलब इतना ज्यादा आपने उसमें नहीं लिपापोती करनी है कि बच्चे उसी में फंस के रह गए, वो जो आप समझाना चाह रहे हैं वो नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आकर्षण का केंद्र नहीं होना चाहिए है। तो शुड बी यूज्ड फॉर लिमिटेड टाइम, बहुत ही कम देर के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए आपको इसे इस्तेमाल करना चाहिए समझाने के लिए। शुड बी इजी इन ऑपरेशन, आप उसको आसानी से ऑपरेट कर पाए, ऐसा भी होना चाहिए वो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप उसको ऑपरेट ही नहीं कर पा रहे हैं। जो सामग्री प्रयुक्त की जा रही है वो सही हालत में होनी चाहिए, प्रॉपर कंडीशन में होनी चाहिए, परफेक्ट कंडीशन में होनी चाहिए है। और उपयोग से पूर्व शिक्षक को एक बार उस सामग्री को कृत्रिम वातावरण में अभ्यास कर लेना चाहिए। भाई आप कुछ भी पढ़ाते हो, आपको अगर कोई पढ़ा रहा है, कोई कहीं भी पढ़ा रहा है, तो वो ऑब्वियस सी बात है कि सबसे पहले जो टीचर होते हैं वो उसमें एक नजर मारते हैं कि अच्छा ये मुझे आज पढ़ाना है। ठीक है, कुछ भी होता है, मैं आपके लिए पीपीटी बनाई तो मैंने भी इसमें 2 बार देखा है कि अच्छा क्या बोलना है, क्या है इसमें, क्या नहीं है इसमें। ठीक है, तो इससे पहले क्लास में क्या कर लेना चाहिए, टीचर को एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप वहीं पर जाकर के खुद ही अटक रहे। ठीक है, तो ये जरूर ध्यान में रख लेना चाहिए कि टीएलएम के रिलेटेड क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। यहाँ पर आपका ये सेशन एंड करती हूँ मैं कंप्लीट। यहाँ पर आपके साथ मैंने जो शिक्षण अधिगम सामग्री है, जो टीएलएम है, उसको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पसंद आएगा। पसंद आए तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना आपको मेरी जो मेहनत है वो कैसी लग रही है। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल बनता है इस चीज के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ये चीजें मैं यहाँ पर प्रोवाइड कर रही हूँ। चलिए बस 1-2 वीडियो और फिर आपका ये पूरा कंटेंट पार्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम एमसीक्यूज की सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो उसमें देखते हैं कि आपको कितना बनता है, कितने आप क्वेश्चन कर पाते हो कि नहीं कर पाते। तब तक आप इनको अच्छे से पढ़ लो सारी चीजों को। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।